एक लड़का अचानक डर जाता है क्योंकि भीड़ के बीच उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है जिसकी पीठ पर विशाल पंख निकले होते हैं। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही होती है। सबसे हैरानी की बात यह होती है कि आसपास मौजूद किसी भी व्यक्ति को वह औरत दिखाई नहीं देती, केवल वही लड़का उसे देख सकता है। अगले ही पल वह पंखों वाली राक्षसी अपने विशाल पंख फैलाकर उसकी ओर उड़ने लगती है, लेकिन हमला करने से पहले ही उसके पेट में तेज दर्द उठता है। नीचे देखकर वह हैरान रह जाती है क्योंकि लड़के ने अपनी चमकती हुई तलवार से उसके शरीर को आर पार कर दिया होता है। अगले ही पल उसका शरीर रेत में बदल जाता है और हवा में बिखर कर गायब हो जाता है। उस लड़के का नाम पर्सी होता है। वह साधारण इंसान नहीं बल्कि इंसान और एक देवता की संतान होता है। बचपन से ही उसे ऐसे राक्षस और रहस्यमय जीव दिखाई देते हैं जिन्हें सामान्य लोग नहीं देख सकते। जब भी वह किसी को इनके बारे में बताता है, लोग उसकी बातों पर यकीन नहीं करते और उसे मानसिक रूप से अस्थिर समझते हैं। इसलिए वह अपनी देखी हुई अजीब चीजों को कागज पर बनाकर अपने पास रखता है। समय बीतता है और पर्सी बड़ा हो जाता है। एक दिन उसके स्कूल में प्राचीन यूनानी मूर्तियों की प्रदर्शनी लगती है। क्लास के दौरान अचानक उसके हाथ में लिखे यूनानी शब्द उसे अंग्रेजी की तरह समझ आने लगते हैं। वह हैरान रह जाता है कि आखिर उसके साथ यह क्या हो रहा है। उसी समय उसे अपनी माँ दिखाई देती है जो उससे कुछ कहना चाहती है, लेकिन अगले ही पल वह गायब हो जाती है। तभी उसे एहसास होता है कि वह केवल एक भ्रम था। दूसरी ओर उसकी सहपाठी उसका मजाक उड़ाने लगती है। शिक्षक भी उसे शांत रहने के लिए कहते हैं, जिससे बाकी छात्र भी उसका मजाक बनाने लगते हैं। तभी एक बुजुर्ग प्रोफेसर आगे आते हैं। वे पर्सी का पक्ष लेते हैं और उसे हिम्मत देते हैं। जाते जाते वे उसे एक साधारण सी दिखने वाली कलम देते हैं और कहते हैं कि समय आने पर यही चीज उसकी जान बचाएगी। उस समय पर्सी को उनकी बात समझ नहीं आती, लेकिन वह कलम अपने पास रख लेता है। दोपहर के भोजन के समय वही लड़की फिर से पर्सी को परेशान करने लगती है। माहौल अचानक बिगड़ जाता है और तभी पर्सी के हाथ में मौजूद कलम तेजी से कंपन करने लगती है। अगले ही पल उसकी एक शिक्षिका अपना असली रूप दिखाती है और एक भयानक राक्षसी में बदल जाती है। वह बार बार पर्सी से किसी रहस्यमयी वस्तु के बारे में पूछती है। खतरे को देखते ही पर्सी की कलम अचानक एक चमकती हुई जादुई तलवार में बदल जाती है। अपनी जान बचाने के लिए पर्सी उस राक्षसी पर हमला करता है। वार लगते ही उसका शरीर राख और धूल की तरफ बिखर जाता है। घबराया हुआ पर्सी तुरंत उस बुजुर्ग प्रोफेसर के पास पहुंचकर पूरी घटना बताता है, लेकिन प्रोफेसर और स्कूल के बाकी लोग ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे वह शिक्षिका कभी थी ही नहीं। कोई भी पर्सी की बात पर विश्वास नहीं करता। कुछ ही देर बाद स्कूल प्रशासन पर्सी पर सहपाठी के साथ धक्का मुक्की करने का आरोप लगाकर उसे स्कूल से निकाल देता है। सबसे हैरानी की बात यह होती है कि उसका सबसे अच्छा दोस्त भी उसके पक्ष में गवाही नहीं देता। इससे पर्सी को यकीन हो जाता है उसके आसपास के लोग उससे कोई बहुत बड़ा रहस्य छिपा रहे हैं। घर लौटने पर वह अपनी माँ को स्कूल में हुई सारी घटनाएं बताता है। उसकी माँ समझ जाती है कि अब सच छिपाने का समय खत्म हो चुका है। तब वह पर्सी को उसकी असली पहचान बताती है। वह एक अर्धदेव है। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ रही है, उसकी दिव्य शक्तियां जाग रही हैं और इसी वजह से खतरनाक राक्षस अब उसका पीछा कर रहे हैं। पर्सी और उसकी माँ अभी बात ही कर रहे होते हैं कि तभी उसका सबसे अच्छा दोस्त अचानक उनके घर पहुंच जाता है। वह घबराया हुआ बताता है कि अब वहां एक पल भी रुकना सुरक्षित नहीं है। राक्षसों को पर्सी का पता चल चुका है और वे किसी भी समय हमला कर सकते हैं। इसीलिए वह दोनों से तुरंत वहां से निकलने के लिए कहता है। जल्दबाजी में घर से निकलते समय पर्सी की नजर अपने दोस्त के पैरों पर पड़ती है। वह देखकर हैरान रह जाता है कि उसके पैरों की जगह बकरी जैसे खुर हैं। तब उसका दोस्त सच्चाई बताता है कि वह इंसान नहीं बल्कि एक सटायर है जिसे बचपन से पर्सी की रक्षा करने के लिए भेजा गया था। तीनों कार में बैठकर हाफ ब्लड कैंप की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में दोस्त पर्सी को यह भी बताता है कि उसने स्कूल में उसकी मदद इसलिए नहीं की थी क्योंकि अगर पर्सी स्कूल में ही रहता तो राक्षस उसी रात उसे ढूंढ लेते। स्कूल से निकाला जाना ही उसकी जान बचाने का एकमात्र तरीका था। यह सुनकर पर्सी अपने दोस्त को माफ कर देता है, लेकिन उनकी मंजिल अब भी दूर होती है। तभी अचानक एक विशाल मिनोटॉर उनका रास्ता रोक लेता है। वह उनकी कार पर जोरदार हमला करता है और कार कई बार पलटकर बुरी तरह टूट जाती है। किसी तरह तीनों कार से बाहर निकल आते हैं और कैंप की ओर दौड़ पड़ते हैं। सामने सुरक्षा सीमा दिखाई देती है जिसे पार करते ही वे सुरक्षित हो सकते हैं। लेकिन पर्सी की माँ रुक जाती है। वो बताती है कि
वह एक साधारण इंसान है, इसलिए उस जादुई सीमा को पार नहीं कर सकती। वह अपने बेटे को बचाने के लिए खुद पीछे रहकर मिनोटॉर का सामना करने का फैसला करती है। पर्सी और उसका दोस्त मजबूर होकर आगे बढ़ते हैं, जबकि उसकी माँ अकेले उस भयानक राक्षस के सामने खड़ी हो जाती है। मिनोटॉर पूरी ताकत से पर्सी की माँ पर हमला कर देता है। वह बहादुरी से उसका सामना करने की कोशिश करती है, लेकिन एक साधारण इंसान होने के कारण ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती। कुछ ही पल में राक्षस उसे पकड़ लेता है और पर्सी की आंखों के सामने वह अचानक गायब हो जाती है। यह दृश्य देखकर पर्सी का दिल टूट जाता है और वह गुस्से से भर उठता है। क्रोध में वह प्रोफेसर की दी हुई कलम निकालता है, जो तुरंत एक चमकदार तलवार में बदल जाती है। वह बिना अपनी जान की परवाह किए मिनोटॉर पर टूट पड़ता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। शुरुआत में राक्षस अपनी ताकत से पर्सी को दूर फेंक देता है, लेकिन पर्सी हार नहीं मानता। वह फिर से उठकर पूरी ताकत के साथ हमला करता है और मिनोटॉर के एक विशाल सींग पर वार कर देता है। राक्षस दर्द से बुरी तरह तिलमिला उठता है और गुस्से में पर्सी को जोर से उछाल देता है। इसके बाद वह एक बड़ा पत्थर उठाकर पर्सी को कुचलने की कोशिश करता एंड आखिरी पल में पर्सी खुद को बचा लेता है। इसी दौरान मिनोटॉर का टूटा हुआ सींग झाड़ियों में फंस जाता है। मौका देखकर पर्सी उसकी पीठ पर चढ़ जाता है, उसका सींग उखाड़ लेता है और उसी सींग से उस पर जोरदार वार कर देता है। घातक चोट लगते ही मिनोटॉर धूल में बदलकर हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। जब पर्सी की आंख खुलती है तो वह खुद को हाफ ब्लड कैंप में पाता है। उसके बिस्तर के पास रखा मिनोटॉर का सींग इस बात का सबूत होता है कि पिछली रात जो कुछ हुआ वह कोई सपना नहीं था। माँ को खोने के दुख के बावजूद वह एक बड़ा फैसला करता है। वह अपने असली पिता के बारे में सच जानना चाहता है और साथ ही उन घटनाओं के पीछे छिपे रहस्य का पता लगाने की ठान लेता है। कैंप से बाहर निकलते ही पर्सी की मुलाकात उसी बुजुर्ग प्रोफेसर से होती है जिन्होंने उसे जादुई कलम दी थी। अब उसे पता चलता है कि प्रोफेसर भी इस रहस्यमयी दुनिया के बारे में सब कुछ जानते हैं और कैंप के प्रमुख लोगों में से एक हैं। यही जगह उन सभी अर्धदेवों का घर है जहां उन्हें सुरक्षित रखा जाता है और युद्ध का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रोफेसर पर्सी को कैंप का परिचय कराते हैं और उसे दूसरे अर्धदेवों से मिलवाते हैं, लेकिन ज्यादातर बच्चे उसकी तरफ कोई खास ध्यान नहीं देते। केवल ल्यूक नाम का एक युवक उससे दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। उसने सुना होता है कि पर्सी ने अकेले मिनोटॉरस को मार गिराया था, इसीलिए वह उससे प्रभावित होता है और उसकी मदद करने का फैसला करता है। दूसरी ओर पर्सी का सटायर दोस्त एक बात पर शक जताता है। उसे विश्वास नहीं होता कि पर्सी की माँ सचमुच मर गई है। उसका मानना है कि अगर कोई राक्षस किसी इंसान को इस तरह गायब कर दे तो संभव है कि उसे अधोलोक ले जाया गया हो। उसे लगता है कि पर्सी की माँ अभी भी जिंदा हो सकती है और उसे अधोलोक में कैद करके रखा गया है। प्रोफेसर इस संभावना से पूरी तरह अनजान नहीं होते, लेकिन वे फिलहाल पर्सी को यह बात नहीं बताते। उनका मानना होता है कि अभी सही समय नहीं आया है और जल्दबाजी में सच बताना ठीक नहीं होगा। उधर ल्यूक पर्सी को पूरे कैंप की सैर कराने निकलता है। तभी एक घुंघराले बालों वाली लड़की जानबूझकर उससे टकराकर उसे नीचे गिरा देती है। वह युद्ध के देवता एरीस की बेटी होती है। उसने पर्सी के बारे में बहुत कुछ सुन रखा होता है और वह देखना चाहती है कि क्या वह सच में उतना ही ताकतवर है जितना लोग कहते हैं। पहली नजर में उसे पर्सी बिल्कुल साधारण लगता है, इसलिए वह उसका मजाक उड़ाती है। तभी ल्यूक बीच में आकर बात संभालता है और किसी तरह झगड़ा बढ़ने से रोक देता है। ल्यूक पर्सी को समझाता है कि इस कैंप में अपनी पहचान बनाना आसान नहीं है। यहाँ लगभग सभी अर्धदेव ताकत और बहादुरी का सम्मान करते हैं। अगर किसी को सबकी इज्जत चाहिए तो उसे अपनी काबिलियत मैदान में साबित करनी पड़ती है। उसी दिन कैंप में सालाना ध्वज विजय प्रतियोगिता आयोजित होने वाली होती है। सभी प्रतिभागियों को 2 टीमों लाल और नीली में बांट दिया जाता है। नियम साफ होते हैं। जो टीम सबसे पहले विरोधी टीम के क्षेत्र में अपना झंडा गाड़ देगी वही विजेता होगी। मुकाबले के दौरान हल्की फुल्की चोटें लग सकती हैं, लेकिन किसी को गंभीर रूप से घायल करना मना होता है। पर्सी और ल्यूक नीली टीम में शामिल होते हैं, जबकि इरीस की बेटी लाल टीम का हिस्सा होती है। प्रतियोगिता शुरू होते ही दोनों टीमें जंगल में फैल जाती हैं और अपनी अपनी रणनीति के अनुसार आगे बढ़ने लगती हैं। नीली टीम की कप्तान एनाबेथ पर्सी को अपने साथ ले जाती है। उसे लगता है कि पर्सी अभी नया है और उसे लड़ाई का अनुभव नहीं है, इसलिए वह उसे मुख्य लड़ाई से दूर एक सुरक्षित जगह पर निगरानी करने का काम सौंप देती है, जबकि बाकी टीम मुकाबले में शामिल हो जाती है। शुरुआत में पर्सी अकेला खड़ा होकर आसपास नजर रखता रहता है, लेकिन कुछ देर बाद एरीस की बेटी अपने साथियों के साथ उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच जाती है। वह असली मुकाबले की बजाय सीधे पर्सी को सबक सिखाना चाहती है।
उसके साथी भी उसके साथ होते हैं, जिससे पर्सी संख्या में कम पड़ जाता है। इसके बाद वह अपनी दिव्य शक्ति से अपना खास भाला बुलाती है और पर्सी पर हमला कर देती है। पर्सी पूरी कोशिश करता है, लेकिन अनुभव की कमी के कारण लगातार पीछे हटता जाता है। कुछ ही वारों में वह जमीन पर गिर जाता है। अपनी जान बचाने के लिए वह जंगल की ओर भागता है और एरीज की बेटी अपने साथियों के साथ उसका पीछा करने लगती है। आखिरकार यह पीछा उन्हें एक नदी के किनारे तक ले जाता है, जहाँ कहानी अचानक नया मोड़ लेती है। नदी के किनारे पहुंचते ही पर्सी के साथ एक अजीब घटना होती है। जैसे ही वह पानी के पास आता है, उसकी थकान और चोटें मानो गायब होने लगती हैं। उसके शरीर में नई ताकत आ जाती है। अब जो पर्सी कुछ देर पहले अपने विरोधियों से बचकर भाग रहा था, वही पूरे आत्मविश्वास के साथ उनका सामना करने लगता है। वह तेजी से हमला करता है और कुछ ही पलों में एरीज की बेटी के साथ आए कई लड़ाकों को जमीन पर गिरा देता है। ये देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। इसके बाद उसकी भिड़ंत सीधे एरीज की बेटी से होती है। दोनों के बीच जबरदस्त तलवारबाजी होती है, लेकिन इस बार हालात बदल चुके होते हैं। पर्सी पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली दिखाई देता है। आखिरकार वह उसके भाले को तोड़ देता है और उसे पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। उसी समय दूसरी तरफ नीली टीम सफलतापूर्वक लाल टीम का झंडा जीत लेती है और मुकाबला समाप्त हो जाता है। एरीज की बेटी को एहसास होता है कि पर्सी से बदला लेने की जिद में उसने अपनी ही टीम की हार का रास्ता खोल दिया। मुकाबला खत्म होने के बाद एनाबेथ अपने जादुई अदृश्य हेलमेट को उतारकर पर्सी के सामने आती है। बिना कुछ बताए वह अचानक पर्सी को नदी में धक्का दे देती है। पहले तो पर्सी को समझ नहीं आता कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन जैसे ही वो पानी में गिरता है, उसकी सारी चोटें पूरी तरह ठीक हो जाती हैं। तभी सभी के सामने एक चमत्कार होता है। पर्सी के सिर के ऊपर समुद्र के देवता का प्रतीक त्रिशूल प्रकट हो जाता है। यह संकेत होता है कि पर्सी वास्तव में समुद्र के देवता पोसाइडन का पुत्र है। ये दृश्य देखकर पूरे कैंप में सन्नाटा छा जाता है। सभी अर्धदेव समझ जाते हैं कि पर्सी कोई साधारण अर्धदेव नहीं, बल्कि सबसे शक्तिशाली देवताओं में से एक की संतान है। अब हर किसी की नजर उसी पर टिक जाती है, क्योंकि उसकी असली पहचान आखिरकार सबके सामने आ चुकी होती है। पर्सी की असली पहचान सामने आने के बाद पूरे कैंप में हलचल मच जाती है। सभी लोग उसे हैरानी से देखने लगते हैं। तभी कैंप के प्रमुख पर्सी को एक बेहद गंभीर बात बताते हैं। स्वर्ग के राजा जूस का सबसे शक्तिशाली अस्त्र बिजली का वज्र चोरी हो गया है। जूस को शक है कि यह काम पर्सी ने किया है। जूस ने साफ चेतावनी दी होती है कि अगर 7 दिनों के भीतर वज्र वापस नहीं मिला तो वह समुद्र के देवता पोसाइडन के खिलाफ युद्ध छेड़ देगा। अगर ऐसा हुआ तो देवताओं की दुनिया में भयंकर तबाही मच जाएगी और उसका असर पूरी मानव दुनिया पर भी पड़ेगा। कैंप के प्रमुख को शक होता है कि असली चोर कोई और है। उन्हें लगता है कि यह सब अधोलोक के देवता हेडीज की साजिश हो सकती है। इसलिए वे पर्सी को अधोलोक जाकर सच्चाई का पता लगाने और वज्र वापस लाने का सुझाव देते हैं। लेकिन पर्सी इस मिशन के लिए तैयार नहीं होता। उसका कहना होता है कि उसने अपने पिता को कभी देखा तक नहीं, फिर वह उनकी लड़ाई क्यों लड़े। वह किसी ऐसे देवता के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहता जिसने कभी उसकी परवाह नहीं की। इसी दौरान उसका सटायर दोस्त एक बड़ा रहस्य बताता है। वो कहता है कि पर्सी की माँ मरी नहीं है। उसे पूरा यकीन है कि हेडीज उसे अधोलोक में कैद करके ले गया है। अगर पर्सी अधोलोक जाएगा तो उसे अपनी माँ को बचाने का भी मौका मिलेगा। अपनी माँ के जिंदा होने की उम्मीद सुनते ही पर्सी का फैसला बदल जाता है। अब ये सफर केवल देवताओं की लड़ाई रोकने के लिए नहीं, बल्कि अपनी माँ को वापस लाने के लिए भी जरूरी बन जाता है। आखिरकार वह इस खतरनाक अभियान पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। रवाना होने से पहले उसका दोस्त ल्यूक उसे एक जादुई उड़ने वाले जूतों की जोड़ी देता है। वह कहता है कि मुश्किल समय में ये जूते उसकी जान बचा सकते हैं। इसके बाद पर्सी, एनाबेथ और उसका सटायर दोस्त तीनों अधोलोक की ओर अपनी खतरनाक यात्रा शुरू कर देते हैं। तीनों बस में बैठकर अपनी यात्रा शुरू करते हैं। रास्ते में उन्हें कई खतरनाक जगहों से होकर गुजरना होता है। सबसे पहले उन्हें मेडुसा के इलाके से निकलना होता है और उसके बाद युद्ध के देवता एरीज के क्षेत्र में पहुंचना होता है। कुछ समय बाद वे एक छोटे से कस्बे में पहुंचते हैं। वहां चारों तरफ इंसानों की पत्थर बनी हुई मूर्तियां दिखाई देती हैं। ये देखकर एनाबेथ समझ जाती है कि वे मेडुसा के क्षेत्र में आ चुके हैं। इसी दौरान वही राक्षसी जिसने पहले स्कूल में पर्सी पर हमला किया था, फिर उनके सामने आ जाती है। वह पर्सी से चोरी हुए वज्र के बारे में पूछती है और धमकी देती है कि अगर उसने वह वस्तु नहीं सौंपी तो कोई भी वहां से जिंदा नहीं जाएगा। तभी एक रहस्यमय महिला उनके सामने आती है। उसे देखते ही पर्सी के दोनों साथी तुरंत अपनी नजरें फेर लेते हैं। पर्सी को समझ नहीं आता कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। तभी वो महिला अपना परिचय देती है। वह खुद को मेडुसा बताती है और पर्सी का स्वागत करते हुए कहती है कि वह उसके पिता पोसाइडन को अच्छी तरह जानती थी। मेडुसा बहुत शांत और विनम्र
व्यवहार करती है। वह कहती है कि शायद कोई गलतफहमी हुई है और अगर वे उसके घर चले तो आराम से बैठकर बात कर सकते हैं। बाहर राक्षस भी मंडरा रहे होते हैं, इसलिए पर्सी को लगता है कि उसके घर जाना शायद ज्यादा सुरक्षित होगा। कुछ सोचने के बाद तीनों उसके साथ अंदर चले जाते हैं। घर के भीतर मेडुसा पर्सी से अकेले में बात करने की कोशिश करती है। वह उसे बताती है कि बहुत पहले उसका और पोसाइडन का गहरा रिश्ता था, लेकिन देवी एथेना की ईर्ष्या के कारण उसे भयानक श्राप मिला और उसके सिर पर सांप उगाए। अब जो भी सीधे उसकी आंखों में देखता है वह पत्थर बन जाता है। एनाबेथ, जो एथेना की बेटी होती है, मेडुसा की बातों पर विश्वास नहीं करती। उसे लगता है कि मेडुसा सच छिपाकर खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश कर रही है। धीरे धीरे तीनों को एहसास होने लगता है कि मेडुसा की असली मंशा कुछ और है और वे एक बहुत बड़े खतरे में फंस चुके हैं। कुछ देर बाद मेडुसा पर्सी को बहाने से रसोई में ले जाती है। वहां पहुंचते ही वह सीधे मुद्दे पर आ जाती है। वह कहती है कि अगर पर्सी अपने दोनों साथियों को उसके हवाले कर दे तो बदले में वह उसकी मां को अधोलोक से वापस लाने में मदद करेगी। पर्सी उसकी बात ध्यान से सुनता है लेकिन कोई जवाब नहीं देता। मौका मिलते ही वह चुपचाप वहां से निकल जाता है और अपने साथियों के पास पहुंच जाता है। अब तीनों को यकीन हो जाता है कि मेडुसा उन पर भरोसा करने लायक नहीं है। वे भागते हुए हवेली के तहखाने में पहुंचते हैं। वहां का नजारा देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। तहखाने में हर तरफ पत्थर की बनी हुई इंसानों और जानवरों की मूर्तियां रखी होती हैं। तब उन्हें समझ आता है कि ये साधारण मूर्तियां नहीं बल्कि वे लोग हैं जिन्हें मेडुसा ने अपनी नजरों से पत्थर बना दिया था। उन्हें पता होता है कि मेडुसा किसी भी पल वहां पहुंच सकती है, इसलिए तीनों अलग अलग जगह छिप जाते हैं। सटायर दोस्त उड़कर ऊपर से उसकी गतिविधियों पर नजर रखने लगता है। कुछ ही देर में मेडुसा तहखाने में पहुंच जाती है। वह चारों तरफ तलाश करती हुई आखिरकार पर्सी को देख लेती है। अब छिपने का कोई फायदा नहीं बचता, इसलिए पर्सी सामने आ जाता है और उसका सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही मेडुसा अपनी नजर से उसे पत्थर बनाने की कोशिश करती है, उसी समय उसका सटायर दोस्त ऊपर से उस पर हमला करके उसका ध्यान भटका देता है। इसी मौके का फायदा उठाकर एनाबेथ अपना जादुई अदृश्य हेलमेट पहन लेती है और बिना दिखाई दिए मेडुसा के बिल्कुल पास पहुंच जाती है। तीनों मिलकर चालाकी से मेडुसा को मार देते हैं। आखिरकार उसका अंत हो जाता है। इसके बाद पर्सी उसके कटे हुए सिर का इस्तेमाल बाहर मौजूद एक और राक्षस को हराने के लिए करता है। इस खतरनाक मुकाबले के बाद तीनों अपनी यात्रा फिर से शुरू करते हैं और अधोलोक की ओर बढ़ जाते हैं। मेडुसा को हराने के बाद तीनों कुछ देर आराम करने के लिए रास्ते में रुकते हैं। तभी उनकी मुलाकात एक रहस्यमयी बाइक सवार से होती है। बातचीत के दौरान उन्हें पता चलता है कि वह कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि युद्ध के देवता एरीस है। एरीस उन्हें अपने साथ एक रेस्तरां में ले जाता है। वहां वह देवताओं के बीच होने वाले संघर्ष के बारे में बात करता है। उसके अनुसार देवता हमेशा सत्ता और सम्मान के लिए लड़ते रहते हैं। अगर इस बार युद्ध टल भी गया तो भविष्य में किसी न किसी बहाने फिर शुरू हो जाएगा, इसीलिए उसके हिसाब से इस झगड़े में पड़ने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन पर्सी उसकी बात नहीं मानता। वह कहता है कि वह अपनी मां को बचाने के लिए हर हाल में अधोलोक जाएगा और साथ ही देवताओं के बीच होने वाले युद्ध को भी रोकने की कोशिश करेगा। पर्सी का अटल इरादा देखकर एरीस उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। वह कहता है कि वह उन्हें अधोलोक तक पहुंचने का रास्ता बता सकता है, लेकिन पहले उन्हें उसके लिए एक छोटा सा काम करना होगा। एरीस बताता है कि उसका एक खास ढाल पास के एक पुराने मनोरंजन पार्क में छूट गया है। अगर पर्सी वह ढाल वापस ला दे तो बदले में वह उन्हें अधोलोक तक पहुंचने का तरीका बताएगा। पर्सी को यह काम आसान लगता है, इसलिए वह तुरंत तैयार हो जाता है। लेकिन एरीस एहतियात के तौर पर उनके सटायर दोस्त को अपने पास रोक लेता है ताकि पर्सी और एनाबेथ काम पूरा किए बिना वापस न लौट सके। इसके बाद पर्सी और एनाबेथ उस सुनसान और अंधेरे मनोरंजन पार्क की ओर निकल पड़ते हैं। बाहर से वो जगह पूरी तरह वीरान दिखाई देती है, लेकिन अंदर उनका इंतजार एक और खतरनाक परीक्षा कर रही होती है। मनोरंजन पार्क के अंदर घना अंधेरा और डरावना सन्नाटा छाया होता है। चारों तरफ जंग लगे झूले और बंद पड़ी मशीनें दिखाई देती हैं। माहौल देखकर साफ लगता है कि वर्षों से वहां कोई नहीं आया। ढाल की तलाश करते हुए एनाबेथ को एहसास होता है कि ये जगह साधारण नहीं है। वह पर्सी को बताती है कि इस पूरे मनोरंजन पार्क का निर्माण अग्नि और शिल्प कला के देवता हेफेस्टस ने अपनी पत्नी एफ्रोडाइट के लिए किया था। लेकिन जब उसे पता चला कि एफ्रोडाइट का संबंध एरीस से है तो उसने गुस्से में इस जगह को छोड़ दिया। उसी जल्दबाजी में एरीस अपनी ढाल भी यहीं भूल गया
गया था। इसी बीच अचानक एक पुरानी नाव वाली सवारी अपने आप चालू हो जाती है। एनाबेथ को लगता है कि ढाल उसी रास्ते के अंदर होगी। दोनों उस नाव में बैठकर अंधेरी सुरंग के भीतर चले जाते हैं। सुरंग की दीवारों पर हेफेस्टस के जीवन की झलकियां बनी होती हैं। वे आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद नाव तेजी से नीचे की ओर फिसलती है और दोनों एक गहरे भूमिगत कक्ष में पहुंच जाते हैं। नीचे एक विशाल गोल मंच बना होता है। उसके बीचों बीच एक सुनहरा सिंहासन रखा होता है और पास ही एरीज की ढाल दिखाई देती है। दोनों समझ जाते हैं कि ये कोई साधारण जगह नहीं बल्कि एक जाल है। ढाल तक पहुंचने के लिए किसी एक को उस सिंहासन पर बैठना होगा। एनाबेथ उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन पर्सी जोखिम उठाने का फैसला करता है। जैसे ही वह सिंहासन पर बैठता है, जाल सक्रिय हो जाता है। सुनहरे धातु के बंधन उसके पूरे शरीर को कसकर जकड़ लेते हैं। जितनी कोशिश वह उठने की करता है, उतना ही बंधन और मजबूत होता जाता है। कुछ ही पलों में वह पूरी तरह फंस जाता है और उसे एहसास हो जाता है कि अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो उसकी जान भी जा सकती है। पर्सी को जाल में फंसा देखकर एनाबेथ घबरा जाती है। वह पूरी ताकत से उसे छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन सुनहरे धातु के बंधन लगातार कसते जाते हैं। कुछ ही क्षणों में पर्सी लगभग पूरी तरह उनमें जकड़ जाता है और हिल भी नहीं पाता। एनाबेथ हार नहीं मानती। वह बार बार उस यंत्र को बंद करने का तरीका खोजती है, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिलता। तभी अचानक वहां हेफेस्टस प्रकट होता है। वह शांत स्वर में कहता है कि यह जाल कोई साधारण इंसान या अर्धदेव नहीं खोल सकता, इसलिए एनाबेथ को वहां से चले जाना चाहिए। लेकिन एनाबेथ अपने दोस्त को छोड़ने से साफ इनकार कर देती है। वो हेफेस्टस से विनती करती है कि पर्सी ये सब अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि अपनी माँ को बचाने और एक बड़े युद्ध को रोकने के लिए कर रहा है। उसकी सच्ची भावना देखकर हेफेस्टस का दिल पिघल जाता है। आखिरकार वह पर्सी को आजाद कर देता है। सुनहरे बंधन गायब हो जाते हैं और पर्सी सुरक्षित बाहर निकल आते हैं। दोनों हेफेस्टस का धन्यवाद करते हैं और एरीज की ढाल लेकर वापस लौट जाते हैं। रेस्तरां में पहुंचने पर वे ढाल एरीज को सौंप देते हैं। अपना वादा निभाते हुए एरीज उन्हें एक रहस्यमयी ट्रक के पास ले जाता है। वह बताता है कि यह कोई साधारण ट्रक नहीं बल्कि ऐसी गाड़ी है जो सीधे अधोलोक तक जाती है। तीनों बिना देर किए उस गाड़ी में सवार हो जाते हैं। लंबी यात्रा के बाद वे अधोलोक के द्वार पर पहुंच जाते हैं। वहां उनकी मुलाकात उस नाविक से होती है जो मृत आत्माओं को नदी पार कराता है। नाविक उन्हें देखते ही समझ जाता है कि वे अभी जीवित हैं। वो कहता है कि जीवित लोगों का अधोलोक में प्रवेश करना नियमों के विरुद्ध है। बहस बढ़ने लगती है और तभी वो अपनी सीटी बजा देता है। सीटी की आवाज सुनते ही एक विशाल 3 सिरों वाला कुत्ता तेजी से उनकी ओर दौड़ पड़ता है। वो बेहद खतरनाक होता है और देखते ही देखते पर्सी के सटायर दोस्त को अपने मुंह में दबोच लेता है। अब पर्सी और एनाबेथ के सामने अपने दोस्त को बचाने और अधोलोक में आगे बढ़ने की सबसे कठिन परीक्षा खड़ी हो जाती है। दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रोमांचक कहानी का सफर यहीं तक था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप ऐसी ही शानदार हॉलीवुड, फैंटेसी और एडवेंचर फिल्मों की कहानियां हिंदी में देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली कोई भी नई वीडियो आपसे मिस ना हो। आपके प्यार और सपोर्ट से ही हम आपके लिए ऐसी बेहतरीन कहानियां लेकर आते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जबरदस्त और रोमांचक कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।